हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। वैद्युत आवेश तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आज हम इस लेक्चर में बच्चों कम समय में कोशिश करेंगे अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। देखो, यदि आपके पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब दो आवेश युक्त, जैसे आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। अब ये आपका एक द्विध्रुव है, यदि इसको हम आगे बढ़ा दें किसी भी साइड, इधर अक्ष बढ़ा दें या इधर अक्ष बढ़ा दें, और इसके अक्ष पर यदि किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाहें तो वो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? अक्षीय स्थिति। यानी द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर जब किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं, वो बिंदु इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहलाता है। थोड़ा समझिएगा बेसिक चीज कि हमारे पास द्विध्रुव है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, तो वो जो बिंदु है इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? अक्षीय स्थिति। इसके अपोजिट यदि हमारे पास द्विध्रुव है, ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और ये आपका द्विध्रुव है, और इसके मध्य बिंदु से लंबार्धक पर कोई बिंदु है, यहां पर मैं कह रहा हूं एक बिंदु P है, तब इस स्थिति को बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे बच्चों? निरक्षीय स्थिति। चीजें क्लियर है कि अक्षीय स्थिति कब कहलाएगा? कि वह बिंदु जिस पर तीव्रता निकालनी है द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर यदि स्थित हो, अक्ष पर, तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। और यदि बच्चों यदि द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है कोई बिंदु P जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो आपका निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो निरक्षीय स्थिति की परिभाषा यहां से तो क्लियर हो गई होगी कि वह बिंदु जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है वो द्विध्रुव के लंबवत रेखा पर दी, ये जो हमारा लंबार्धक है, मध्य बिंदु पर हमारा ये रेखा है, ठीक है। कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित हो, तो इस बिंदु या इस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी हमारा लंबार्धक भी हम कह सकते हैं, मध्य से बीचों बीच हमने मानकर चला तो बीचों बीच भी मान सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यदि द्विध्रुव को हम आगे पीछे बढ़ाएं तो अक्ष पर यदि किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। और जब लंबवत रेखा पर कोई बिंदु हो, किसी द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर कोई बिंदु हो और वहां पर तीव्रता निकालनी हो, लंबार्धक मतलब लंब भी हो और अर्धक भी हो, तो बच्चों उस बिंदु को हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो डायग्राम बिना गणितीय व्याख्या तो कर नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी ये परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हमारे पास द्विध्रुव है, जैसे यहाँ पर मान के चलता हूँ माइनस क्यू आवेश और इधर आपका प्लस क्यू आवेश है बच्चों, और इसको हम मिला दें, तो ये हमारा मिल जाएगा, ये लो, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। इसको मैं यदि आपसे कह दूं A, तो इसको आप कह देना B। अब इसके मध्य बिंदु O, यहां पर मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर मान के चलता हूं, यहां से R दूरी पर सीधा लाइन जाना भैया, सीधा लाइन, मध्य बिंदु यहां पर मान के चलता हूं, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है बच्चों जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक है। टोटल लंबाई जो होता है 2a होता है, तो यहां से यहां तक इसका लंबाई a, ठीक है। थोड़ा और इधर खींच देता हूं तो अब बराबर आ जाएगा, और इधर का लंबाई भी बच्चों आपसे कह दिया जाए तो टोटल a हो जाएगा। ये मैंने कहा इसकी जो लंबाई है वो r है, क्योंकि मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। यहां से यदि इसको मिलाया जाए तो ये आपका थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। यहां से यदि इसको मिलाया जाए बच्चों तो ये आपका थीटा कोण बनाता है। दोनों थीटा ही कोण बनाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाते हैं, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, इधर होगी बच्चों। ये आपका तीव्रता प्लस क्यू के कारण इधर होगी, और माइनस क्यू पर तीव्रता अंदर की ओर आता है, इसलिए इसके कारण जो तीव्रता की दिशा है इधर होगी, ठीक है। ये चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा इसके कारण जो तीव्रता E1 है, ये E1 है, ठीक है, ये आपका बाहर की ओर जाएगा बच्चों, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाती है और माइनस से विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आती है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपका E2 हो गया, ठीक है, ये अंदर की ओर आ गया। इन दोनों का परिणामी यहां पर निकल कर आएगा, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। ये बिंदु P पर यदि मैं कहूं तो यहां पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता इस दिशा में होगी और प्लस क्यू के कारण तीव्रता
बाहर की ओर होगी। ये चीज आपको क्लियर रखना है कि माइनस और प्लस के कारण तीव्रता का दिशा किधर होता है। माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर है, और यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, इसलिए डायरेक्शन इसका बाहर की ओर है। इतना क्लियर। अब मैं इसको एक 2 कॉपी दूसरा चित्र बनाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं। जैसे मैंने कहा बच्चों, यहां पर एक बिंदु हमारे पास, ये हमने कहा कि यहां पर एक बिंदु P है, ये हमारा E1 है और इधर हमारा E2 है। ठीक है, फिलहाल यहां पर हमारा भी होगा, इसका यहां पे मान लो ये परिणामी है, इसका तीव्रता निकालना है। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बेसिक समझना आप लोगों को। जैसे मैंने कहा ये भी इसके साथ थीटा ही है, कोण बराबर बना रहा है, थीटा कोण है, यहां पर भी थीटा कोण है। अब इसको मैं ऐसा थोड़ा सा मिला देता हूं, इसको ऐसा मिला दूं और इसको फिर ऐसा मिला दूं। अब यहां पर ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है बच्चों, ये लंब होती है। क्या है? लंब। ये कोण के सामने वाली भुजा ये क्या है? लंब है। थोड़ा समझिएगा, लंब है। अब इस त्रिभुज की बात करता हूं, ऊपर वाला त्रिभुज देखना ना, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार से आपको त्रिभुज नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये आपका लंब है। क्या है? लंब है। अब बच्चों मैं कह दूं ABC, ये आपका E1 बता रहा है, और यहाँ पे थीटा। मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, बताओ जरा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मतलब हमारे पास लंब AB है और कर्ण हमारा E है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? E साइन थीटा हो जाएगा ना। मतलब ये वाला जो भाग है वो E1 साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ऊपर की ओर E1 साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले के लिए नीचे की ओर हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब बच्चों मैं इसको यदि निकालता, मतलब इस आधार को निकालता, तो आप कहते सर ये कास के फॉर्म में आएगा, क्योंकि कास थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। सही है, मतलब आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा E है, पक्षांतर हो जाएगा BC बराबर E कास थीटा। मतलब यहां पर इसके लिए E1 कास थीटा आएगा और इसके लिए आ जाएगा E2 कास थीटा। ये चीज है बच्चों। ठीक है, यदि आप समझ जाओगे तो क्लियर है, नहीं समझोगे तो भाई डीप में 11th क्लास में हमने कराया था कि मान लो कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसके लिए ये जो लंब है उसको साइन थीटा से डिनोट करेंगे, आधार को कॉस थीटा से डिनोट करेंगे। तो देखिएगा जरा, यहां पर आपका दोनों आ रहा है, एक E1 कास थीटा आ रहा है और एक आपका E2 कास थीटा आ रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको अभी तरीके से समझाया थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम से। और ऊपर की ओर एक तीव्रता आ रहा है, वो E1 साइन थीटा निकल कर आया, और जो नीचे की ओर आ रहा है वो E2 साइन थीटा। कुल मिलाकर के E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल परिणामी तीव्रता इतना ही निकल कर आएगा। केवल परिणामी तीव्रता इतना ही निकल कर आएगा। इतना क्लियर है तो मतलब सब कुछ खत्म। इतना यदि आपसे बन रहा है तो सब कुछ खत्म। निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको माना लिखना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q + q से निर्मित है। 2a इसकी लंबाई है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, +q - q आवेश से निर्मित है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीज बच्चों बहुत ज्यादा रहता नहीं है कि आप थोड़ा सोचो कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कैसे याद करेंगे। रट्टा मारना ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको विधिवत लिखाता हूँ, इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ। जो बच्चे लिए हैं 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, तो आप लोग बेहतर रूप से ले सकते हैं। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना होता है मैं आपसे कह दूं कि आपके पास बिंदु ए पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता बताओ। बिंदु P पर तीव्रता बताओ क्या होता, बता सकते हो आप लोग? तो बिल्कुल बता सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? E1 बराबर कितना होगा? होता कितना बिंदु आवेश कारण? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लेना है, यदि माध्यम बता के रखे तो के ले लो, माध्यम आपने नहीं बताया तो के मत लो। आवेश आपके पास Q है और यहां से दूरी कितना है? तो A से P की दूरी AP स्क्वायर। इसकी दिशा किधर है बच्चों? AP के अनुदिश, मतलब A से P की ओर, प्लस है ना तो बाहर की ओर जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो AP के अनुदिश।
ये दिशा क्या बताता है? प्लस के कारण क्षेत्र रेखा बाहर की ओर और माइनस के कारण क्षेत्र रेखा अंदर की ओर। यदि मैं इसको इसी तरीके से कह दूं, इसी तरह बिंदु जो B है उस पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो, आराम से निकालोगे। E1 बराबर आपने निकाला, अब इस बार E2 बराबर कर दो, कितना हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, आवेश तो है ये बच्चों, दूरी कहां से, यहां से B से P तो BP², लेकिन यहां पर दिशा डायरेक्शन चेंज होगा, इस बार बाहर क्यों नहीं जाएगा, माइनस का अंदर की ओर, तो कोष्टक में लिखोगे P से B के अनुदिश। भाई दिशा प्लस माइनस के आधार पर आधारित होता है ना, प्लस माइनस की दर वो दिशा को बताता है बच्चों। अब चूंकि हमने आपको बताया कि E1 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, ये हमने कहा E1 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब है, लंब वाले भाग को हम E1 sin थीटा और आधार वाले भाग को E1 cos थीटा। ठीक है, तो E1 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं और E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा कि हम E1 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं और E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब चूंकि ज्यामिति से भाई ये मध्य बिंदु से दूरी है, इसलिए दोनों की दूरी बराबर होगी, मतलब AP बराबर आपका BP, AP बराबर BP। और जब आपका दोनों दूरी समान है इसलिए E1 व E2 परिमाण में बराबर होंगे, याद रखिएगा E1 और E2 दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई यदि दूरी समान है, यदि किसी आवेश से दूरी समान है तो फिर इनका परिमाण भी बराबर होगा। ठीक है, परिमाण में बराबर होंगे, इसलिए मैं बता दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। E1 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं कह दूं कि E1 को दो घटकों में क्या कर सकते हैं बच्चों, वियोजित कर सकते हैं। एक पहला आपने पढ़ा E1 sin थीटा हमेशा ये आप देख सकते हो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक। और दूसरा आपका बच्चों E1 cos थीटा, ये आपका क्षैतिज घटक। इसी प्रकार से E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कौन कौन से घटक में बच्चों? पहला आपका E2 sin थीटा, ये भी ऊर्ध्वाधर घटक। और दूसरा जो आपका आएगा E2 cos थीटा, ये आपका क्षैतिज घटक। ये मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी समझाया था E1 और E2, देखो sin थीटा, ये आपका E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है, निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर मैं आपसे कह दूं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना होगा, E बराबर, तो आपका केवल आधार E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब चूंकि E1 और E2 बराबर है, ठीक है, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। E1 का मान कितना है, 2 × 1/4πε0 Q अपान AP का स्क्वायर, और cos थीटा तो cos थीटा, इसको आप समीकरण 1 दे दो, E1 का मान हमने कहां से रख दिया, तो 1/4πε0 Q अपान AP का स्क्वायर, A से P की दूरी। अच्छा, अब इस डायग्राम से आप लोग भाई साहब दूरी निकाल सकते हो बच्चों। कैसे? हमें इसका मान पता है A है, इसका मान R है, तो जब हमें लंब और आधार का मान पता है तो कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो त्रिभुज OAP में देखना ना, जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज OAP में
AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी OP का वर्ग धन आधार का वर्ग OA का वर्ग, यानी AP का वर्ग मतलब हमारा एक OA का मान A हो जाएगा और इसका मान R हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AP बराबर आपसे कह दिया जाए बच्चों तो कह दोगे अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब मैं आपसे कह दूं कास थीटा निकालो, इससे कास थीटा निकालो, तो कास का होता क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब OA बटा AP, आधार का मान A है, कर्ण का मान है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हाँ बच्चों, AP का मान भी आ गया, कास थीटा का मान आ गया समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों, हमारा E बराबर है 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो बच्चों Q है तो Q, AP का स्क्वायर कितना है, AP का स्क्वायर देखो जरा मान देखो, AP का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये AP का स्क्वायर है, और कास थीटा का मान है A/√R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां तक किसी से बन गया तो समझ लो आगे अब कुछ है ही नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं है। इसको अपन देखो जरा 2QA ये तो हो जाएगा, मतलब यहां पर फिलहाल E बराबर ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, रहने दो। यहां पर देखो 2QA, तो 2QA बच्चों इन दोनों को जोड़ोगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का 3/2 आ जाएगा। ये कहां से आ गया सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। इसका घात 1 है बच्चों, इसका घात 1 है। यदि मैं आपसे कह दूं इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है, इसको जोड़ो तो 2 1 कम 2 1 3/2 आता है। ठीक है, मतलब इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है, रूट है तो 1/2, जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चूंकि 2QA बराबर आपका P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा P R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का 3/2। इसको आप जो भी समीकरण देना हो समीकरण 2 दे दो। तो ये आपका एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई। ठीक है, यदि मैं इसको सदिश रूप में कह दूं कि सदिश रूप में कैसे निकालोगे, तो भाई E वेक्टर लगा दोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो रहने दो, ये आपका P है ना बच्चों, इसको आप कैप लगा दो सदिश रूप में, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का 3/2, ये भी आपका एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके बाद यदि हमने जैसे यहां पर आपको थोड़ा समझाया था बच्चों कि यहां पर यदि इसका आकार बहुत छोटा हो जाए, मतलब A का मान बहुत कम हो जाए, भाई इसका आकार छोटा होगा तो इसका भी मान बहुत कम हो जाएगा, मतलब द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो जाए तो R का मान अधिक होगा और A का मान कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं यदि कह दूं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार, वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, ठीक है, अथवा द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी अधिक है, मतलब द्विध्रुव का आकार छोटा हो ना बच्चों, मतलब A लेस देन मतलब R से बहुत हो, अतः A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब बच्चों सीधे गायब कर दो। जब सीधा गायब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये आपका P, तो P हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर नहीं लिखो नहीं लिखो, ठीक है, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। R स्क्वायर 1 को हटा दो 3/2, ये आपका R से R कैंसिल, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका P वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, और ये आपका आ जाएगा R3। एक ये हो गया। यदि आप वेक्टर नहीं लगाते तो फाइनली E बराबर आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R3। ठीक, ये आपका बच्चों फाइनली समीकरण 3 आ गया है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वाला कंसेप्ट जरूर आपको प्रॉब्लम डाल रही होगी, तो कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल फिर से एक बार मैं समझा देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा बच्चों, परिणामी तीव्रता ये है
और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और इसको मैंने लंब डाल दिया, यहाँ पे लंब है, ये कोण थीटा है, ये हमारा E1 है, चलो E1 है, ठीक है, इधर है, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक बिंदु P है और इसको मैं A और B मान के चलता हूँ। अब साइन थीटा का सूत्र लगाता हूँ, तो ये होता है लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटा आपका हो जाता है कर्ण, मतलब AP। इसका मान है आपका E1, तो इधर आ जाएगा AB बराबर E1 साइन थीटा, मतलब इसका मान आ गया E1 साइन थीटा, मतलब ऊपर की ओर E1 साइन थीटा, इसलिए मैंने कहा ऊपर की ओर E1 साइन थीटा, चाहे आप इसकी बात करते हो बच्चों, चाहे ऊपर की ओर बात करते हैं, ये E1 साइन थीटा है। ये क्या है? E1 साइन थीटा। जब ये E1 साइन थीटा इसी प्रकार नीचे के लिए करेंगे तो आपका E2 साइन थीटा, E2 के लिए E2 साइन थीटा, और जब हमारा लंब के लिए साइन आया तो आधार के लिए कास का फॉर्मेट लगाते हैं, आधार BP बटा कर्ण हो जाएगा AP इधर आ जाएगा, तो BP का मान कितना आ जाएगा E1 कास थीटा, मतलब आपका इसका मान आ गया E1 कास थीटा। तो इस त्रिभुज के लिए E1 कास थीटा इधर, तो इस त्रिभुज के लिए E2 कास थीटा। ये एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे, ये विपरीत दिशा में इसलिए घट जाएंगे, और परिमाण में बराबर है, E1 और E2 बराबर है, इसलिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल परिणामी जो तीव्रता निकल कर आएगा E1 कास थीटा और E2 कास थीटा का बच्चों, ठीक है। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सबको पता है कि 1/4πε0 Q/r², r का मतलब दूरी है, तो यहां पर AP दूरी लिया और यहां पर माइनस के लिए BP दूरी लिया। ये कुछ ऐसे पृष्ठभूमि जो आपको डाउट में डाल सकते थे। ये जो 2024 का सेशन है बच्चों, वो पूर्णतः आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कोचिंग क्लासेस के माध्यम से कराया जा रहा है। तो आप लोग अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।